हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। आज हम सब पढ़ने वाले हैं क्लास 9th हिंदी क्षितिज भाग 1 का चैप्टर 15 मेघाय के क्वेश्चन आंसर। तो इस कविता में जो मेघाय का मतलब होता है कि बादलों का आना, तो इस कविता में जो उल्लेख किया गया है वो वर्षा ऋतु का है। ठीक है, तो वर्षा ऋतु में जो बादल आते हैं तो वो कैसे आते हैं, बन ठन कर आते हैं और फिर खूब तेजी से तूफान आता है। ठीक है, खिड़कियां दरवाजे खुलते हैं, पेपर उड़ने लगते हैं, वृक्ष जो होते हैं वो झुकने लगते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों का इसमें वर्णन किया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बादलों के आने पर प्रकृति में जिन गतिशील क्रियाओं को कवि ने चित्रित किया है उन्हें लिखिए। तो जैसे बादल आते हैं तो बारिश के टाइम पे जब बादल आते हैं ना प्रकृति में, तो बहुत सारी चेंजेस होती है। जैसे कि बादल आए तो तूफान भी आने लगता है, ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। तो और फिर जो पेड़ वगैरह होते हैं वो झुकने लगते हैं। ठीक है, हवा चलती है तो वो जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है उनके अंदर, तो वो भी झुकते हैं नीचे। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी चेंजेस हैं तो आपको बताने हैं। बादलों के आने पर प्रकृति के निम्नलिखित क्रियाओं को कवि ने चित्रित किया है। फर्स्ट वन, बादल मेहमान की तरह बन ठन कर सज सवर कर आते हैं। जो बादल है वो जैसे कि मेहमान आते हैं ना बन ठन कर सज सवर कर, वैसे बादल भी ढेर सारा पानी वानी लेकर आते हैं अपने साथ। नेक्स्ट वन, वृक्ष कभी गर्दन झुकाकर तो कभी उठाकर उनको देखने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब हवा चलती है तो वृक्ष झुकता है, फिर जैसे थोड़ी धीमी होती है तुरंत वृक्ष ऊपर आ जाता है। तो कवि ने कहा है कि जो वृक्ष है वो अपने गर्दन को झुकाकर या उठाकर उनका जो है स्वागत करता है, उनको देखने की कोशिश करता है। आंधी के आने से धूल का घघारा उठकर भागने लगता है। तो यहाँ पर जो आंधी के आने पर धूल का घघारा मतलब जैसे कि कहीं पर जब बहुत ज़्यादा बालू होते हैं तो बवंडर नहीं बनते हैं गोले गोले, वो वाले जो बवंडर होते हैं उन्हीं को बोल रहे हैं। नेक्स्ट है, इसके बाद आकाश में बिजली चमकने लगी तथा वर्षा के रूप में के मिलन के अश्रु बहने लगे। ठीक है, तो जैसे कि आप सब देखते हैं कि ना जब बिजली चमकती है तो बारिश भी होती है। ठीक है, जैसे जैसे बारिश होती है वैसे वैसे बिजली चमकती है, और तब चमकती है जब दो बादल आपस में लड़ते हैं आकाश में, तो अश्रु बहने लगते हैं, मतलब कि जो बारिश है वो होने लगती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित किसके प्रतीक है। पहला है धूल। तो यहाँ इस कविता में जो धूल है ना वो स्त्री के प्रतीक है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देखो कविता जो है ना उसके दो अर्थ होते हैं। एक तो आपको देखने में लग रहा है, ठीक है, दूसरा का जो अर्थ होगा वो आपके टीचर ने आपको पढ़ाया होगा। वैसे तो मैंने भी अभी एक्सप्लेनेशन की वीडियो नहीं अपलोड की है, फिर जब मैं करूँगी तो मैं आपको बता दूंगी, उसमें एक्सप्लेन कर दूंगी। पेड़ मतलब होता है नगरवासी, नदी स्त्री। तो यहाँ पर जो धूल है, पेड़ है, नदी है, ये सब जो है तमाम इन सब चीज़ों के प्रतीक है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों। जो लता है उसने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा, ठीक है, और क्यों देखा ये बताना है आपको। आंसर है, लता ने बादल रूपी मेहमान को किवाड़ की ओट से देखा। किवाड़ की ओट मतलब जैसे कि कोई दरवाजा हो, उसमें छोटा सा उसमें होल वगैरह हो ना, ठीक है, उसमें से देखा। क्योंकि वह मेघ के देर से आने के कारण व्याकुल हो रही थी। क्योंकि वह मेघ मतलब मेहमान, क्योंकि वह मेहमान के देर से आने के कारण वो व्याकुल हो रही थी। जो मेहमान थे वो देर से आए थे तथा संकोचवश उसके सामने नहीं आ सकती थी और उसको उनके सामने आने में संकोच हो रहा था। फोर्थ क्वेश्चन है, भाव स्पष्ट करें। पहला है, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। तो इसमें क्षमा करो गांठ खुल गई है अब भरम की, तो इसका एक्सप्लेनेशंस है, भाव स्पष्ट करना है, उसका अर्थ बताना है। कवि है वो कह रहे हैं, नायिका को यह भ्रम था कि उसके प्रिय जो मेघ है वो आएंगे या नहीं, परंतु बादल रूपी जो नायक के रूप आने से उसके भ्रम दूर हो गए हैं। नायिका सोच रही थी कि इतनी देर हो गई अभी तक आए नहीं, पता नहीं वो आएंगे कि नहीं, लेकिन जो बादल रूपी नायक है वो लेट से आया। ठीक है, लेकिन उसके जो नायिका के जो भ्रम थे वो दूर हो गए। नेक्स्ट है, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके। यहाँ पर इसका अर्थ है, प्रकृति के अन्य सभी रूपों पर मेघ के आने का प्रभाव पड़ा है। नदी जो है वो ठिठकी है, मतलब नदी से कि जब बारिश होती है ना तो पानी ज़्यादा बढ़ता है, तो नदी का जो जलस्तर वो भी बढ़ जाता है तथा उठकर ऊपर देखने की चेष्टा में उसका घूंघट सरक गया है। जैसे जैसे नदी में पानी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, उसमें लहरें जो है वो काफ़ी तेज़ी से ऊपर उठती हैं, तो उसी को बोला गया है कि बादल को देखने की चेष्टा में उसका जो घूंघट है वो सरक गया है। फिफ्थ है,
मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुए हैं? जो मेघ रूपी मेहमान जो बादल है उनके आने से वातावरण में कौन से परिवर्तन हुए हैं? तो आंसर है, मेघ रूपी मेहमान के आने पर वातावरण में प्रसन्नता से भर गया है। लोग खुश हो जाते हैं जब बारिश होती है, क्योंकि गर्मी के सीजन जो है में बारिश होती है तो गर्मी से राहत मिलती है उनको। 6 क्वेश्चन है, मेघों के लिए बंठन के सवर के आने का बात क्यों कही गई है? तो जो मेघ है ना वो बंठन कर सवर कर आते हैं, तो उससे क्यों कही गई है? क्योंकि वो बहुत सारे पानी वगैरह लेके आते हैं, ठीक है, और उससे किसानों की खेतों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। तो आंसर है, चूँकि भारतीय परंपरा में दामाद बन ठन कर ही ससुराल जाते हैं और कवि ने बादलों को दामाद की संज्ञा दी है, इसी कारण उसने कहा है कि मेघ बन ठन कर सवर कर आए हैं। 7th क्वेश्चन है, कविता में आए मानवीकरण तथा रूपक अलंकार के उदाहरण लिखिए। तो जैसे मैंने बताया था कि जो हमारे अलंकार होते हैं, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। अभी आप उसको इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन आप 10th में पढ़ोगे कि अलंकार क्या होता है, ठीक है, उसके टाइप्स क्या क्या है, उसके एग्जाम्पल। तो ये अभी आपको थोड़ा कम समझ में आएगा, फिर भी आप इसको याद कर लेना। तो कविता में मेघों का, बयार का पेड़, पेड़ों का धूल का, नदी का, पीपल के वृक्ष का, लता का, ताल का और बिजली का मानवीकरण किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता में जिन रीति रिवाज का मार्मिक चित्रण हुआ है उनका वर्णन करें। तो इस कविता में नाचने गाने, जुहार करने, किवाड़ की ओट से होकर अतिथि से बात करने, परात में पानी भरकर अतिथि के पैर धोने आदि रीति रिवाजों का वर्णन किया गया है। ये हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा है और फिर ये सदियों तक चली आई है। तो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो।